इमेजिन कीजिए, कड़कड़ाती ठंड की एक रात, झोपड़ी के अंदर एक औरत प्रसव पीड़ा से भयंकर दर्द से तड़प रही है। बहुत ही भयानक दृश्य है। बिल्कुल। और बाहर अलाव के पास उसका पति और ससुर मजे से भुने हुए आलू खा रहे हैं। और वो अंदर जा भी नहीं रहे हैं। हाँ, ये किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं है। ये मुंशी प्रेमचंद की रची हुई एक ऐसी दुनिया है जो इंसानियत की जड़ों को हिला देती है। एकदम सही कहा आपने। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय यही है। हम आज उन स्कूल की किताबों वाली कहानियों से बहुत आगे जाने वाले हैं। मतलब आज हम असल में उनके साहित्य की गहराई में उतरेंगे। जी, आज का हमारा जो मिशन है ना, वो कई शोध पत्रों और जीवन परिचयों के आधार पर यह समझना है कि कैसे एक बेहद गरीब अनाथ बच्चा कथा सम्राट बन गया। और उनके साहित्य में जो मनोवैज्ञानिक परतें हैं उन्हें भी हम उधेड़ेंगे। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे जानवरों के जरिए उन्होंने इंसानों को आईना दिखाया। और हाँ, उनकी सबसे विवादित कहानी कफन के उस क्रूर यथार्थ को भी डिकोड करेंगे, जिस कहानी ने असल में साहित्य जगत को दो हिस्सों में बांट दिया था। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं, इस सफर पर निकलते हैं। हाँ, तो इस पूरी चर्चा को गहराई से समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले उस दौर के भारत की कल्पना करनी होगी। 1906 से लेकर 1936 के बीच का समय। जी बिल्कुल। ये वो दौर था जब समाज तीन तरफा मार झेल रहा था। विदेशी हुकूमत थी, जमींदारों का अत्याचार था, और भयंकर गरीबी तो थी। हाँ, ऐसे में प्रेमचंद की कलम केवल लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं चल रही थी। वो असल में उस समय के समाज का एक्सरे कर रही थी, जहां दर्द, भूखमरी और शोषण की हड्डियां बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थीं। और अक्सर ऐसा होता है ना कि जो व्यक्ति समाज का ऐसा एक्सरे करता है, उसने खुद बहुत गहरी चोटें खाई होती हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने उनके जीवन परिचय के लिए जो स्रोत पढ़े, उसमें एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो ये है कि उनका संघर्ष केवल एक लेखक का संघर्ष नहीं था, बल्कि वो तो अपने अस्तित्व को बचाने की रोजमर्रा की लड़ाई थी। हाँ, बनारस के पास लम्ही गांव में पैदा हुए थे वो। असली नाम था धनपत राय। बचपन में ही माता पिता को खो दिया। और 15 साल की उम्र में एक ऐसी बेमेल शादी थोप दी गई जो चल नहीं सकी। और बाद में उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया था। जी, लेकिन गरीबी का आलम यह था, उनका ये शुरुआती जीवन अभावों की एक ऐसी भट्टी था ना, जहां इंसान या तो राख हो जाता है या फौलाद बन जाता है। सच में। जीवनियों में एक बहुत ही मार्मिक किस्सा मिलता है। उन्हें अपना पेट पालने के लिए अपने कपड़े, अपना कोट और यहाँ तक कि अपनी किताबें भी बेचनी पड़ी थी। अरे बाप रे, अपनी किताबें बेचना एक पढ़ने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। आमतौर पर जब कोई इंसान इतनी कम उम्र में इतनी भयानक गरीबी देखता है, तो वो समाज से चिढ़ने लगता है। हाँ, उसमें स्वार्थ आ जाता है। हाँ, कि किसी भी तरह से बस अपना पेट भरा जाए। धनपत राय के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये सोचने वाली बात है। गरीबी ने उन्हें कड़वा बनाने के बजाय इतना संवेदनशील कैसे बना दिया? मैंने एक जगह पढ़ा था, तिलस्मे होशरुबा पढ़ने के लिए उन्होंने एक तंबाकू बेचने वाले से दोस्ती कर रही थी। हाँ, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी दुकान पर बैठकर किताबें पढ़ सके। क्या बात है। ये तो ज्ञान की वो भूख है जो अभावों से कहीं बड़ी थी। और यही नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। गरीबी ने उन्हें कड़वा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने उस पीड़ा को एक बड़ी मानवीय त्रासदी के रूप में देखा। सिर्फ अपनी व्यक्तिगत हार नहीं माना। बिल्कुल नहीं। उन्होंने समझ लिया था कि शोषित किसान, बेबस महिलाएं और कुचले हुए दलित, ये सब उसी एक क्रूर व्यवस्था के शिकार हैं जिसके वे खुद हैं। बहुत गहरी बात है ये। और इसी समझ ने उनके लेखन में उस आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की नींव रखी। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद एक ऐसा यथार्थवाद जो समाज की गंदी और कड़वी सच्चाई तो दिखाता है, हाँ, लेकिन अंत में एक आदर्श एक सुधार की उम्मीद भी जगाता है। और इस सच्चाई को उजागर करने के लिए आपको पता है उन्हें अपनी पहचान तक छुपानी पड़ी थी। जी, नवाब राय के नाम से। हाँ, शुरुआती दौर में वे उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनका एक कहानी संग्रह आया था, सोजे वतन। और उस पर तो बहुत विवाद हुआ था। बहुत ज्यादा। उसमें देशभक्ति की ऐसी आग थी कि ब्रिटिश हुकूमत बुरी तरह बौखला गई। उन कहानियों को बागी मान लिया गया और उस किताब की सारी प्रतियां सरेआम जला दी गईं। बिल्कुल। तब जाकर उनके मित्र मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें नया नाम दिया, प्रेमचंद। मुझे तो
ये पूरा घटनाक्रम किसी अंडरकवर एजेंट के मिशन जैसा लगता है। अंडरकवर एजेंट कैसे? मतलब जैसे कोई जासूस भेष बदलकर एक नए नाम के पीछे छिपकर सत्ता की आंखों में धूल झोंकते हुए समाज की सच्चाई बाहर ला रहा हो। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। भेष बदलने वाली ये बात उनके लेखन के तरीके पर भी एकदम फिट बैठती है। वो कैसे? वो सीधे सीधे नारे नहीं लगाते थे, वो अपने पात्रों के जरिए अपना विद्रोह दर्ज कराते थे। और जब इंसानों के जरिए बात कहना मुश्किल हो गया या समाज इतना संवेदनहीन हो गया कि इंसानी दुख उसे विचलित नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जानवरों का रुख किया। और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा सबसे दिलचस्प पहलू शुरू होता है, जानवरों का मनोविज्ञान। बिल्कुल। उनकी पत्नी शिवरानी देवी की किताब में एक किस्सा है जो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। कौन सा किस्सा? प्रेमचंद अपनी एक कमजोर सी गाय के लिए गोरखपुर के एक अंग्रेज जिला कलेक्टर से सीधे तौर पर भिड़ गए थे। अच्छा? हाँ, उस जमाने में जब एक आम भारतीय अंग्रेज अफसर के सामने आंख उठाने से भी कांपता था, एक कमजोर गरीब लेखक का अपनी गाय के लिए सत्ता से टकरा जाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पशु प्रेम तो नहीं हो सकता, इसके पीछे क्या मानसिकता रही होगी? मैं कहूंगी कि ये सिर्फ पशु प्रेम बिल्कुल नहीं था। ये दरअसल उस मूक और असहाय वर्ग के लिए आवाज उठाने की हिम्मत थी जो खुद बोल नहीं सकता। मतलब वो गाय एक प्रतीक थी? जी, उस गाय में प्रेमचंद को वो पूरा शोषित भारत दिख रहा था जो कमजोर था और जिसे कोई भी ताकतवर रौंद सकता था। तो अंग्रेज कलेक्टर से भिड़ना एक तरह से उस पूरी शोषक व्यवस्था से भिड़ना था। बिल्कुल। और यही मनोविज्ञान उनकी कहानियों में भी गहराई से उतर कर आता है। कहानियों की बात करें तो आत्माराम कहानी का वो सुनार याद आता है, महादेव। ओहो, महादेव, वो तो पूरा का पूरा एक दार्शनिक पाठ है ना? कहानी में महादेव एक ऐसा पात्र है जो लोगों के सोने में मिलावट करता है, सबसे झूठ बोलता है और पूरे गांव में अपनी बेईमानी के लिए कुख्यात है। हाँ, उसका कोई इंसान दोस्त नहीं है, उसका बस एक तोता है जो पिंजरे में बैठा सद्गुरुद शिवदत्त दाता रटता रहता है। अगर इसे ऊपरी तौर पर पढ़ें तो ये एक साधारण कहानी लगती है, लेकिन इसके भीतर जो प्रतीकों का खेल है वो दिमाग हिला देता है। बिल्कुल, वो बहुत गहरे प्रतीक हैं। तोते का पिंजरे से उड़ जाना और उस लालची महादेव का पागलों की तरह उसके पीछे पीछे गांव-गांव भागना, ये क्या दर्शा रहा है? इस कहानी का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू यही है। वो तोता महज एक पक्षी नहीं है। तो क्या है? वो माया या उस भ्रम का प्रतीक है जिसने इंसान को बांध रखा है, और महादेव मोह का प्रतीक है। अच्छा, मोह और माया का संग्राम। जी, जब तोता उड़ता है तो महादेव अपना सारा संचित लालच, अपनी इज्जत सब भूलकर उसके पीछे भागता है। लोग तालियां पीटते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हाँ, लेकिन मोह में अंधा व्यक्ति माया के पीछे भागते हुए दुनिया की परवाह नहीं करता। लेकिन फिर वो रात आती है जब महादेव तोते को ढूंढते हुए आम के बाग में पहुंचता है, जहां चोर होते हैं। बिल्कुल, वहां कुछ चोर अपना चुराया हुआ खजाना बांट रहे होते हैं। महादेव अनजाने में तोते वाला मंत्र सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता जोर से बोल पड़ता है और चोर चोर चिल्लाने लगता है। हाँ, और चोर घबराकर सोने के सिक्कों का कलश वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। महादेव रातों रात बेहिसाब अमीर हो जाता है और अगली सुबह वो तोता अपने आप लौटकर पिंजरे में बैठ जाता है। ये बहुत दिलचस्प मोड़ है कहानी का, है ना? अब आम समझ तो ये कहती है कि इंसान को इतना पैसा मिल गया तो उसका लालच और बढ़ जाना चाहिए। लेकिन महादेव के साथ एकदम उल्टा होता है। बिल्कुल उल्टा। वो उस पैसे को लौटाने लगता है, सत्यनारायण की कथा करवाता है, अपने सारे कर्ज चुकाता है। हाँ, गांव के उस पुरोहित के पैसे भी दिया आता है जिसके उसने 50 रुपए मारे थे, और अंत में सन्यासी बनकर हिमालय चला जाता है। अचानक मिली इतनी बड़ी दौलत इंसान को वैरागी कैसे बना सकती है? देखिए, दौलत वैरागी नहीं बनाती, बल्कि दौलत के पीछे का जो खोखलापन है ना, जब इंसान उसे अचानक और बिना मेहनत के पा लेता है, तब उसे समझ आता है कि जिस चीज के लिए वो जीवन भर बेईमानी करता रहा उसकी असली कीमत कुछ भी नहीं है। अरे वाह! और तोते का वापस लौट आना ये साबित करता है कि जब आप मोह छोड़ देते हैं तो चीजें खुद ब खुद आपके वश में आ जाती हैं। यही वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है ना जिसकी हमने पहले बात की थी। बिल्कुल, एक बेईमान व्यक्ति का हृदय परिवर्तन, एक आदर्श स्थिति की स्थापना। इस आदर्श स्थिति में तो जानवर सिर्फ एक माध्यम लग रहे हैं। हाँ, लेकिन हर कहानी में ऐसा नहीं है। सही कहा। पूस की रात में तो जानवर और इंसान एक ही स्तर पर आ जाते हैं। हल्कू और उसका कुत्ता जबरा। वो दृश्य बहुत बेचैन करने वाला है, जहां गरीब किसान हल्कू
कड़कड़ाती ठंड में खेत की रखवाली कर रहा है। और उसके पास ओढ़ने को पर्याप्त कपड़े भी नहीं है। हाँ, ठंड से बचने के लिए वो अपनी कुत्ते ज़बरा को अपनी गोद में खींच लेता है, उसे सीने से लगा लेता है। जबकि कुत्ते के शरीर से बदबू आ रही होती है। बिल्कुल, लेकिन हल्कू को वो किसी इत्र जैसी लग रही है। इस दृश्य में तो मुझे लगता है कि इंसान और जानवर के बीच की वो दीवार ही गिर गई। जो तथाकथित सभ्यता ने बनाई है। एकदम सही, जैसे किसी युद्ध के मोर्चे पर दो सिपाही एक ही खाई में जमे हुए हैं, बिना किसी भेदभाव के मौत और उस क्रूर व्यवस्था से लड़ रहे हैं। यही गहराई प्रेमचंद को बाकी लेखकों से अलग करती है। वे दिखा रहे हैं कि जब गरीबी अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो इंसान अपनी उच्च सभ्यता से नीचे गिरकर वापस अपनी मूल प्राकृतिक अवस्था में आ जाता है, जहां वह और जानवर बराबर है। क्या बात है। और साहित्य के विश्लेषक मानते हैं कि प्रेमचंद यहाँ जानवरों के माध्यम से दो बातें कह रहे हैं। कौन सी दो बातें? एक ओर वे वैदिक काल से चली आ रही स्वामी भक्ति दिखा रहे हैं, जैसे महाभारत में युधिष्ठिर का कुत्ता। बहुत बढ़िया तुलना है। और दूसरी ओर वे जानवरों को मानवीय चेतना जगाने वाले उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जिस इंसानियत को समाज की बेरुखी ने सुन्न कर दिया है, उसे झकझोरने का काम ये बेजुबान कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और इसी सुन्न हो चुकी इंसानियत का सबसे भयानक रूप प्रेमचंद अपने जीवन के अंतिम दौर में लिखते हैं। 1930 के बाद का समय। हाँ, ऐसा लगता है जैसे प्रेमचंद का वो आदर्शवाद, जहां बुरे से बुरे इंसान का हृदय परिवर्तन हो जाता था, वो अब पूरी तरह से टूट चुका था। बिल्कुल, महादेव सुनार वाला वो चमत्कार अब उनकी कहानियों से गायब हो गया। अगर जानवरों ने इंसानियत दिखाई थी, तो अब इंसान जानवरों से भी नीचे गिर चुका था। अब जो सामने आता है वो है क्रूर नंगा यथार्थ। और इसका सबसे विचलित कर देने वाला दस्तावेज है उनकी कहानी कफन। बाप रे, जब मैंने इस कहानी का विस्तृत सारांश पढ़ा ना, तो मुझे सच में घबराहट हुई। कफन यकीनन हिंदी साहित्य की सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली कहानियों में से एक है। हाँ, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता। यहाँ इंसानियत का सबसे स्याह, सबसे अंधेरा कोना दिखाया गया है। जो दृश्य कहानी की शुरुआत में रचा गया है, वो दिल दहलाने वाला है, जिसकी हमने शुरुआत में बात भी की थी। जी जी। झोपड़ी के भीतर माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा से पछाड़े खा रही है और बाहर अलाव के पास घीसू और उसका बेटा माधव बैठे हैं। वो अंदर जाकर उस औरत को देख भी नहीं रहे हैं। और क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर एक अंदर गया तो दूसरा अलाव में भुन रहे आलूओं का बड़ा हिस्सा खा जाएगा। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उबलते हुए गरम आलू खा रहे हैं, उनके मुंह जल रहे हैं, लेकिन वो खाने से नहीं रुक रहे हैं। और अंततः वो औरत बिना किसी इलाज के तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। लेकिन कहानी का असली विद्रूप तो उसके मरने के बाद शुरू होता है। जी, घीसू और माधव गांव वालों से उस मृत औरत के कफन के लिए चंदा मांगते हैं। जमींदार से लेकर आम लोगों तक से कुछ पैसे, करीब 5 रुपए जमा होते हैं। अब वे कफन खरीदने बाजार जाते हैं, लेकिन कफन खरीदने के बजाय उनके कदम शराब की दुकान की तरफ मुड़ जाते हैं। वे जमकर शराब पीते हैं, पूड़ियां और मांस खाते हैं और दावत उड़ाते हैं। और बचे हुए खाने को किसी भिखारी को दान कर देते हैं। हाँ, और नशे में नाचते हुए गिर पड़ते हैं। मतलब एक औरत की लाश घर में पड़ी है और उसके अंतिम संस्कार के पैसों से दावत उड़ाई जा रही है। ये इतना अस्वाभाविक और इतना विभत्स है कि इस कहानी ने साहित्यिक हलकों में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया। बिल्कुल। जब हम इसके आलोचनात्मक साहित्य को पढ़ते हैं तो दो बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण सामने आते हैं। और ये दोनों दृष्टिकोण समझना बहुत जरूरी है। हाँ, और श्रोताओं को बता दें कि हम यहाँ किसी एक विचार को सही ठहराने नहीं बैठे हैं, हम बस उस जटिल बहस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो एक दृष्टिकोण है वो दलित विमर्श से आता है। डॉक्टर धर्मवीर और ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे प्रखर आलोचकों ने इस कहानी को बहुत कड़ी नजर से देखा है। उनका क्या मानना है? उनका स्पष्ट मानना है कि ये कहानी दलित विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है। उनका तर्क बहुत वजनदार भी है। वे सवाल उठाते हैं कि क्या दुनिया में कोई भी पिता या पति इतना संवेदनहीन हो सकता है कि घर की औरत दर्द से मर रही हो और वो बाहर बैठकर सिर्फ आलू खाने की चिंता करे। हाँ, आलोचकों का मानना है कि प्रेमचंद ने जानबूझकर दलित पात्रों को अत्यंत कामचोर, निठल्ला और मानवीय संवेदनाओं से शून्य दिखाया है, जो कि वास्तविकता से परे हैं। मैंने तो ये भी पढ़ा कि डॉक्टर धर्मवीर ने एक बहुत ही अलग तर्क दिया है। क्या तर्क? कि बुढ़िया के पेट में जो बच्चा था वो घीसू के बेटे का था ही नहीं, बल्कि गांव के जमींदार का था। अरे बाप रे। हाँ, इसी वजह से जब घीसू चंदा मांगने जाता है तो जमींदार चिढ़कर 2 रुपए फेंकता है।
जैसे वो किसी पाप का बोझ अपने सिर से उतार रहा हो। ये नजरिया कहानी की एक ऐसी परत खोलता है जो सत्ता और शोषण के बारीक समीकरणों पर सवाल उठाती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे हाशिए पर खड़े समाज का चित्रण अक्सर पूर्वग्रहों से ग्रसित हो सकता है। ये तो एक पक्ष हो गया जो कहानी के ढांचे को सिरे से नकारता है। हाँ, लेकिन वहीं दूसरा दृष्टिकोण इस कहानी को बिल्कुल उल्टी दिशा से देखता है। राजेंद्र यादव और निर्मल वर्मा जैसे विचारों का नजरिया। जी, वे कफन को हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति मानते हैं। वो कैसे? वे घीसू और माधव के उस निठल्लेपन को, उनके काम न करने को एक अलग चश्मे से देखते हैं। अच्छा। इस दूसरे नजरिए के अनुसार कफन दरअसल उस अमानवीय सामंती व्यवस्था पर किया गया सबसे करारा और सबसे हिंसक प्रहार है। सामंती व्यवस्था पर प्रहार? भूख से ही मर रहा था ना। उसकी जिंदगी में भी तो कोई सुख नहीं था। तो ऐसे में घीसू और माधव अगर कामचोर हैं, तो वो उनकी कोई पैदाइशी कमजोरी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ एक मूक विद्रोह है। वे मानो कह रहे हैं कि जब मेहनत करने के बाद भी भूखा ही मरना है, तो फिर हम मेहनत क्यों करें? अरे, ये तो एक तरह का निष्क्रिय प्रतिरोध हो गया, पैसिव रेजिस्टेंस। बिल्कुल। मतलब जिस व्यवस्था ने आपको हमेशा कुचला है, आप उसमें शामिल होने से इनकार कर देते हैं। हाँ। निर्मल वर्मा ने तो उस शराब पीने वाले दृश्य को लेकर जो बात कही है ना, वो अंदर तक हिलाकर रख देती है। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि कफन के उन 5 रुपयों से शराब पीना और जीवन में पहली बार छक्कर भरपेट खाना खाना, वो उन दोनों बाप बेटों की जिंदगी का पहला और शायद आखिरी स्वतंत्रता का क्षण था। क्या बात है। मतलब आप देखिए ना, जिस समाज ने जिंदा रहते हुए उस औरत को कभी भरपेट खाना नहीं दिया, वो समाज उसके मरने के बाद एक मुर्दे को सजाने के लिए पैसे दे रहा है। बिल्कुल। घीसू और माधव का उस पैसे को अपनी भूख मिटाने में उड़ा देना उस खोखली सामाजिक परंपरा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। ये अमानवीयकरण की चरम अवस्था है। जी। जब आप पीढ़ियों तक किसी इंसान को जानवर से भी बदतर हालत में रखते हैं, तो आप उससे किस नैतिकता की उम्मीद कर सकते हैं? भयंकर गरीबी इंसान की आत्मा को मार देती है। एकदम सही, उसकी सारी संवेदनाओं को सोख लेती है। प्रेमचंद यहाँ घीसू और माधव को खलनायक नहीं बता रहे हैं। तो कौन है खलनायक? वे दरअसल उस पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिसने एक इंसान को इतना गिरा दिया कि वो अपनी ही बहू के कफन के पैसों से दावत उड़ाने लगे। ये बहुत गहरी बात है कि खलनायक वो दोनों नहीं है, खलनायक वो समाज है जिसने उन्हें ऐसा बना दिया। यह देखकर सच में हैरानी होती है कि कैसे एक ही कहानी को कुछ लोग शोषित वर्ग का सबसे बड़ा अपमान मानते हैं और कुछ लोग उसी कहानी को उसी शोषण के खिलाफ सबसे बड़ी और सबसे तेज चीख मानते हैं। और यही मुंशी प्रेमचंद की असली ताकत है। वे आपको कोई पका पकाया जवाब नहीं देते। बिल्कुल नहीं। वे बस एक नग्न सच्चाई आपके सामने पटक देते हैं और आपको बेचैन छोड़ देते हैं कि अब आप तय कीजिए कि जिम्मेदार कौन है। और यही एक महान साहित्य की पहचान होती है। वह महज अतीत का कोई धूल खाता दस्तावेज नहीं होता, वो एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें समाज को अपनी सबसे कुरूप सच्चाई दिखाई देती है। सच में। धनपत राय से लेकर प्रेमचंद तक का ये सफर केवल एक व्यक्ति का सफर नहीं था। तो क्या था? यह भारतीय समाज की उस गहरी नींद में पड़े होने का दस्तावेज था, जिसे जगाने के लिए उन्होंने अपनी कलम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जब हम इन तमाम जीवनियों, कहानियों और आलोचनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक अनाथ बच्चे का वो खटखट करता हुआ बचपन से लेकर साहित्य के शिखर तक पहुंचना बहुत ही प्रेरणादायक है। ये यात्रा हमें सिर्फ अचंभित नहीं करती, बल्कि हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। ज्ञान या जानकारी का असली मूल्य तभी है जब वो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता दे। ये चर्चा हमें ये सिखाती है कि साहित्य को केवल पन्नों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल। उसकी गूंज हमेशा समाज के वर्तमान में सुनाई देती है। और इसी वर्तमान की गूंज के साथ मैं एक विचार के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा। जी, बताइए। हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तेज रफ्तार तकनीक है और विकास के अनगिनत दावे हैं। हाँ, लेकिन आज रात जब श्रोता अपने आसपास की दुनिया को देखें तो जरा सोचने वाली बात है। क्या आज भी हमारे समाज में कोई घीसू या माधव मौजूद नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या आज भी ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी इंसानियत की, जिनकी संवेदनाओं को किसी आधुनिक निर्मम व्यवस्था ने पूरी तरह से छीन लिया हो और उन्हें केवल अपने पेट के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया हो? बिल्कुल।
क्या आज भी कोई हल्कू व्यवस्था की बेरुखी की उस कड़कड़ाती ठंड में कहीं ठिठुर नहीं ना है? प्रेमचंद ने जो 100 साल पहले लिखा था वो बीता हुआ कल नहीं है। वो हमारे आज की सच्चाई है। शायद वो हमारे आज की भी सबसे भयावह सच्चाई है। बस फर्क इतना है कि आज उनके नाम और चेहरे बदल गए हैं। जी। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।